नमस्कार साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से। और अब हम नेक्स्ट क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के अन्य नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बलराम भी इनका अन्य नाम था और इनको बेसिकली लोग जो है प्यार से पंडित जी कहते थे। ठीक है, तो बलराम और पंडित जी दो नाम आप जरूर याद रखें ना चंद्रशेखर आजाद के। ठीक है, इनका अगर आरंभिक जीवन अपन देखें तो 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 23 जुलाई 1906। वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद की जयंती 23 जुलाई को मनाई जाती है। तो 23 जुलाई 1906 वाला दिन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पे होता है? भाबरा गांव में होता है। झाबुआ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपने मध्य प्रदेश में, और वहां पर एक गांव है भाबरा गांव, वहां पर इनका जन्म होता है। आजादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद इतना बड़ा नाम आपको क्रांतिकारियों में या तो भगत सिंह का मिलेगा, सुखदेव राजगुरु का मिलेगा, या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का मिलेगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद का बहुत महत्वपूर्ण अपना एक नाम हुआ करता था उस समय। फिर अपन देखते हैं इनके पिताजी का नाम है सीताराम तिवारी, माता का नाम है जगरानी देवी। तो पिताजी और माता दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, सीताराम तिवारी और जगरानी देवी। दोनों आप नाम याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका बचपन अगर अपन देखें तो इनका जो बचपन है वो आदिवासी बच्चों के साथ निकला। तो आदिवासी बच्चों के साथ जो है इन्होंने अपना बचपन निकाला। तो आदिवासियों के साथ जो है धनुष बाण से खेला करते थे, और धनुष बाणों से खेलते खेलते इनका निशानेबाजी में बहुत अच्छा हाथ हो गया। ठीक है, तो परिपक्व निशानेबाज बन जाते हैं, तेज निशानेबाज बन जाते हैं, क्योंकि इनका जो बचपन है वो किस में निकल रहा है? आदिवासी बच्चों के साथ तीरंदाजी में। ठीक है, तो बाद में जो है अच्छे गोलीबाज भी बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे शूटर हैं, शार्प शूटर। फिर अपन देखते हैं इनके जो पॉलिटिकल किस तरीके से इनका जो एटमॉस्फेयर रहा, उस पर जो है ज्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल इनका जो सफर था वो शुरू होता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से। तो 1919 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उस समय ये कॉलेज में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस वाले क्षेत्र से इन्होंने हिस्सा लिया असहयोग आंदोलन में। ठीक है, शुरुआती जो इनका टाइम था वो कौन सा था? बनारस में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने का। अब उस दौरान एक घटना जो है अपनी आत्मकथा में नेहरू जी बताते हैं कि ये जो थे अपने चंद्रशेखर आजाद, उनको जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है असहयोग आंदोलन के दौरान, और गिरफ्तार करके इनको पुलिस जो है बेंतें लगाती है। उस समय जो कोड़े लगाने की जो परंपरा थी वो रहती है, तो बेतों से 15 बेतों की इनको सजा सुनाई जाती है उस समय। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, 15 बेतों की सजा सुनाई गई इनको। और हर बेत में, क्योंकि स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे थे अभी, और क्योंकि देखो 1906 में तो जन्म ही हो रहा है, 1919 में क्रांतिकारी घटना हो रही है, यानी कि 15-16 साल के बच्चे थे। तो 15-16 साल के बच्चे को जब कोई सजा देता है, तो उस समय जो है हर सजा, जैसे ही एक बेत लगाई तो उसके बाद भारत माता की जय का साउंड आ रहा था। ठीक है, तो वो छोटा सा बच्चा, जो नन्हा सा बालक है, वो हर बेतों का रिप्लाई किस तरीके से कर रहा था? भारत माता की जयकार्य से कर रहा था। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक घटनाक्रम था जो नेहरू जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। ठीक है, तो ये विद्यार्थी जीवन में इनको 15 बेतों की सजा सुनाई गई थी, और इसी वजह से जो है इन्होंने, नेहरू जी ने इनको कहा है कायदा तोड़ने वाला बालक। ठीक है, कि जो नॉर्मल कायदा, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कायदे में रहते हैं अपने, ये कायदे में नहीं रहते हैं, ये कायदा तोड़ने वाला बालक है। कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद को कायदा तोड़ने वाला बालक कौन कहता है? नेहरू जी अपने, है ना, नेहरू जी कहते हैं। ठीक है, तो नेहरू जी से इनका अच्छा संपर्क था। इनकी जो पत्नी थी नेहरू जी की, कमला देवी, उनके प्रति पुत्रवत स्नेह भी था चंद्रशेखर आजाद के प्रति। तो ये भी आप देख लेना। फिर अपन देखते हैं असहयोग आंदोलन में जब बनारस में भाग लेते हैं, बाद में चोरा चोरी वाला कांड होता है 1922 में। और चोरा चोरी के समय जो है, जब गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेंगे तो इनको एक गहरा झटका लगता है, गहरी ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो इस गहरी ठेस जो जब ये पहुंचती है, तो इनका जो मूवमेंट है ना, वो हो जाता है क्रांतिकारी विचारधारा की साइड में। ठीक है, तो जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अहिंसावादी नीति खत्म हो जाएगी, तो गांधी जी के जो आदर्श थे उनको छोड़कर ये किस साइड चले जाएंगे? क्रांतिकारी विचारों के साइड चले जाएंगे। और दो लोग, शुरुआती जो इन्फ्लुएंस आया इनका, वो दो लोगों के प्रति आया था। एक तो मनमथ नाथ गुप्त, एक प्रणवेश चटर्जी। ठीक है, तो ये दोनों क्रांतिकारी का नाम याद रखना, ये बड़े क्रांतिकारी थे, मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी। ये बंगाल क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे, और उससे जो जुड़ जाते हैं अपने चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी द्वारा के साथ जुड़ जाते हैं। और उस समय एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था चला रहे थे, उसका नाम था हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। क्या नाम था उस संस्था का? हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, HDA, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ कौन चला रहा था? और ये चला रहे थे मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी। उनके साथ शामिल हो जाते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद।
ठीक है। अब झांसी वाला एरिया है वो मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बीच में झांसी वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो क्रांतिकारी घटनाएं जो है झांसी में अंजाम देना शुरू कर देंगे और जब HDA जो है हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक एसोसिएशन वो क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे और वहां पर जो नॉर्मल जो लोग होते थे या बड़े अमीर वहां से गुजर रहे होते थे झांसी के जंगलों से, तो वो लोग इनको लूट लिया करते थे ताकि क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनमें जो है ये पैसा लगाया जा सके। तो ये काम किया करते थे अपने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन वाले लोग। फिर 1925 में इन्होंने एक द रेवोल्यूशनरी नाम का पत्र निकाला। द रेवोल्यूशनरी नाम का पत्र किसने निकाला? ये हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ द्वारा, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी भी याद रख लेना, 1925 में निकाला था और इसके सदस्य थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। किसने चलाया था? मनमथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी द्वारा चलाया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। तो सचिंद्र सान्याल एक बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे बंगाल के, सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा एक एसोसिएशन, एक संस्था बनाई जाती है उस समय, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संस्था का काम यह था कि हम जाएंगे बड़े बड़े जो अमीर घर है उसमें डकैती करेंगे, वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे और उन पैसों से जो है क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है ना क्रांतिकारी गतिविधियों में वो होता है पैसा, धन कहां से आएगा। तो धन जो है वो अमीर घरों से लेते और क्रांतिकारी गतिविधियों में अंजाम देते। लेकिन बाद में एक घटना घटित होती है, ऐसी घटना जिसमें क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जीवन जो है वो इस तरीके का था कि वो महिलाओं के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते थे। तो जब ये एक गांव में चोरी करने चले जाते हैं और एक महिला जो है उनको पकड़ लेती है, उनकी गन उनसे छीन लेती है, ठीक है, क्योंकि वो गन गिर जाती है तो महिला उठा लेती है, तो उनकी चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो महिला से वो गन छीन सके, ठीक है। तो अब ऐसे बड़े आदर्शों के साथ आप क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर रामप्रसाद बिस्मिल जी को जब इस चीज का पता चलता है तो रामप्रसाद बिस्मिल जी भी इनके साथ थे, वो जो है फिर उस महिला से वो गन छीनते हैं और उसके बाद जो है फिर ये लोग फरार होने में सफल रहते हैं। तो वो घटना के बाद जो है इन्होंने ये सोच लिया कि हम अपने ही लोगों के साथ क्यों इस तरीके का व्यवहार करें कि हम अपने ही लोगों को लूटें और फिर उससे जो है अपने ही लोगों को आजाद कराएं। तो ये चीज अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अब सरकारी बिल्डिंगें जो जितनी होती है ना, सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को लूटेंगे। तो उसके बाद जो है ये जो HRA जो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस ग्रुप ने जो है ये डिसाइड किया कि हम आज से क्या करेंगे, सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे, सरकारी प्रतिष्ठानों में ही लूट मार करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने कर दी। एक काकोरी कांड वाली जो घटना है वो आप याद रख लेना, काकोरी कांड में ये भी संलिप्त थे, है ना। तो इसमें संलिप्त थे चंद्रशेखर आजाद भी, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से फरार होने में सफल रहते हैं। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये चार जो बड़े नेता हुआ करते थे उस समय HRA के, इसको अपन शॉर्ट में HRA बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या बोलते हैं, HRA। बहुत फेमस संगठन है। और एक और संगठन है HSRA जिसको अपन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो HRA HSRA के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है बहुत बार, है ना। तो HRA जो है उसमें उनके द्वारा जो है काकोरी कांड 1925 में किया जाता है और उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी नाम के चार जो बड़े नेता थे उस समय क्रांतिकारी, वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो फांसी जब इनकी हो जाएगी तो HRA जो संगठन है वो पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगा, उसका एक तरीके से जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि बड़े सारे नेता जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक। फिर आजाद जो है निकलने में सफल रहे, आजाद ही रहे, आजाद को कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं कर सके, तो आजाद हमेशा आजाद रहे, मैं आजाद था और आजाद रहूंगा, ये जो स्टेटमेंट है ये भी आजाद का ही फेमस। फिर अपन देखते हैं जब 1924 में ये संगठन बना था, 1925 में घटना हो जाती है, तो उसके बाद जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में एक तरीके से शांति विराम हो जाता है, ठीक है। तो जब शांति विराम हो जाता है, लेकिन उस समय जो है धमाकों की आवश्यकता थी, तो वो कैसे पूरे होंगे, वो एक नया संगठन बनेगा HSRA, ठीक है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग जो है इस HRA संगठन को ज्वाइन कर लेंगे और इसका नया नाम बदल के रख दिया जाएगा, जहां पर सामाजिक जो समाजवादी जो उद्देश्य हैं, समाजवादी जो मूल्य हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाएगा कि हम जो क्रांति कर रहे हैं उस क्रांति की जब स्थापना हो जाएगी उसके बाद अपन समाजवादी राज्य की तरफ अपन मूव करेंगे। ऐसे समाजवादी मूल्यों को लेकर जो है इन्होंने क्रांति करना शुरू किया इस संगठन के माध्यम से। क्या नाम था इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका जो है मेन कमांडर ऑफ चीफ किसको बनाया गया, चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया। तो कमांडर इन चीफ या सेना प्रमुख किसको बनाया गया था इस संगठन में, वो बनाया गया था अपने
चंद्रशेखर आजाद को। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी इसकी सेना प्रमुख ही थी, और सेना प्रमुख की पोस्ट किसको दी गई है? चंद्रशेखर आजाद को दी गई है। ठीक है, अब एचएस आर्य अपना काम करना शुरू कर देता है, और एचएस आर्य जो है चंद्रशेखर आजाद ने ये अनाउंस कर दिया कि हमारी लड़ाई जो है वो आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, और वह फैसला है जीत या मौत। या तो हम जीतेंगे या सीधा मृत्यु को वर्ण कर लेंगे, और हमारी जो लड़ाई है उसका आखिरी फैसला, जो हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है अपना किसका? चंद्रशेखर आजाद का। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए, है ना। तो एक प्लान बनाया आजाद जी ने, सैंडर्स की हत्या करेंगे। लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय जी जो है, उनको मैंने आपको बताया था उस समय पढ़ाते समय में कि लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु है उसका बदला, क्योंकि उसने जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था उसने स्कॉट, उसने क्या है लाला जी पे जो है लाठियां बरसाई थी, और लाला जी पे लाठियों का आदेश दिया था स्कॉट ने। तो जब ये लोग जो है प्लान कर रहे थे कि स्कॉट की हत्या किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, तो स्कॉट की हत्या करने की जब ये प्रयास कर रहे थे तो उस समय जो है भगत सिंह और राजगुरु को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप स्कॉट की हत्या करो। ठीक है, अब स्कॉट की हत्या करने निकले थे, लेकिन जो सैंडर्स है उसका रेजिलियंस, मतलब वो लगभग है ना स्कॉट की जैसे ही दिखता था सैंडर्स, तो इन्होंने क्या है स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया, सैंडर्स पे गोलियां चला दी और सैंडर्स की हत्या हो गई। और सैंडर्स की हत्या करने में दो आदमियों का नाम है भगत सिंह और राजगुरु, दोनों आदमियों का नाम याद रखना, दोनों आपके सिलेबस में। तो लाला लाजपत राय जी का जो मृत्यु है उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी 17 दिसंबर 1928 को। और ये जो केस रजिस्टर होगा पुलिस के कागजों में, वो केस किस नाम से रजिस्टर होगा? लाहौर षड्यंत्र के नाम से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, वो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जो है स्कॉट की हत्या करने गए थे और सैंडर्स को मार के आ गए। लेकिन इसमें जो प्लानिंग की थी वो किसने की थी? वो अपने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रख लेना। फिर अपन देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद में बम। फिर 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में जो है दिल्ली में वो बम की जो प्लान करते हैं कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन प्लान करते हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब दिल्ली में केंद्रीय विधान परिषद है, वहां पर बम फेंकना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने ये कर लिया कि अपन बम फेंकेंगे। तो आजाद जी को जब इस बात का पता चला तो आजाद जी ने जो है इनको रोकने की कोशिश की। आजाद ने बोल दिया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रत्यक्ष बम कर, क्योंकि ये जो है इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बम फेंक कर जो है ये वहां की जनता को जागरूक करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार के जो है सामने एक चैलेंज के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे। इनका जो उद्देश्य था सिर्फ इनको डराना था, न कि किसी की मासूम की हत्या करनी थी। तो इस वजह से जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त है वो बम फेंक देते हैं केंद्रीय असेंबली में। ठीक है, और आजाद जी का ये कहना था कि अगर आपने असेंबली में बम फेंक दिया तो आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे, और आपके जो पुराने कारनामे हैं, चाहे सैंडर्स की हत्या से रिलेटेड हो चाहे पहले के पुराने कारनामे, वो सारे खुल के आ जाएंगे। तो आप जो है ये वाला जो काम आप खुद मत करो, किसी और से करवा लेते हैं। लेकिन भगत सिंह बोले कि मुझे अब जेल जाना ही है, मैं जो है क्योंकि जनता सुन नहीं रही है और जो है प्रत्यक्ष जो क्रांति है उसमें ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन में ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे देख के जो है काफी लोग इंस्पायर होंगे और यहाँ पर क्रांति करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भगत सिंह का मानना था। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर जो है बाद में केस चलता है, और केस चलने के बाद जो है लाहौर षड्यंत्र वाला केस खुल के आता है, और लाहौर षड्यंत्र के तहत ही जो है भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो बाद में वो घटना एक तरीके से एचएस आर्य की घटना में आते हैं। ठीक है, अपन भगत सिंह और सुखदेव दोनों पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन देख लेंगे इन चीजों को। फिर अपन देखते हैं जो केंद्रीय विधान परिषद में बम के बाद 1929 के बाद 1930 में जो है वायसराय इरविन हुआ करते थे। उस इरविन वायसराय की गाड़ी में ट्रेन जा रही थी, उसमें बम फेंकने का इनका प्लान था। तो उसमें जो है यशपाल जो थे, एक फेमस क्रांतिकारी थे यशपाल, वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, लेकिन यशपाल जो है, सॉरी भगवती चरण वर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, भगवती चरण वर्मा वगैरह सब इनमें शामिल थे वायसराय इरविन की ट्रेन में बम डालने के। लेकिन इरविन जो है बच जाते हैं और यशपाल जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखो भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, यशपाल, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर बड़े क्रांतिकारी मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, रामप्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अब ये सब लोग चले गए। अब जो है एचएस आर्य जो संगठन है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है, बड़े बड़े सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। अब अपन एक दुर्घटना और हो जाती है। भगवती चरण वर्मा एक बहुत बड़े जो इनके एचएस आर्य के जो मेंबर हुआ करते थे,
उनका काम था कि बम का परीक्षण करते थे वो लोग, ठीक है, कि बम जो है कहीं पे डालना हो तो उसके लिए बम बनाने का काम, उसका परीक्षण करने का काम, ये सारे काम कौन करते थे? भगवती चरण वर्मा करते थे, ठीक है। बम मैनुअल नाम से इन्होंने किताब भी लिखी थी भगवती चरण वर्मा ने। फिर अपन देखते हैं बम परीक्षण कर रहे थे भगवती चरण वर्मा, और परीक्षण करते करते एकदम से धमाका हो जाता है, और धमाके होने से भगवती चरण वर्मा जो है उस समय ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, भगवती चरण वर्मा शहीद हो जाते हैं बम परीक्षण के दौरान। तो एक और बड़ा लीडर जो है HSRA का चला जाता है। फिर अपन देखते हैं हरिशंकर जो तलवार थे, हरिशंकर तलवार वो पंजाब गवर्नर के ऊपर जो है गोली चला देते हैं, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी समय, हरिशंकर तलवार को। तो ये SSRA के जितने बड़े नेता हैं गिरफ्तार हो गए। अब चंद्रशेखर आजाद अकेले बच गए, ठीक है। तो अकेले बच गए हैं, तो अल्फ्रेड पार्क में जो है ये सुखदेव के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। सुखदेव अभी गिरफ्तार नहीं हुए, ठीक है। तो सुखदेव के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि अब अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम जो है हम ही लोग बचे हुए हैं, तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। तो सुखदेव के साथ ये चर्चा कर रहे थे। और अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, और उसका नाम आजकल आजाद पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, ठीक है। तो 27 फरवरी 1931 को जो है जब वो वहां पे प्लान कर रहे थे, तो उस समय जो है पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, और पुलिस के इस अधिकारी का नाम आप याद रख लेना, नॉर्थ वावर। क्या नाम है? नॉर्थ वावर नाम का पुलिस अधिकारी था, और उसके द्वारा जो है उस पार्क को घेर लिया जाता है। और इस पार्क में जो है अपने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी बैठे हुए थे। सुखदेव को गोली मार दी जाती है उस समय, और चंद्रशेखर जी को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन चंद्रशेखर जी भी सरेंडर नहीं करते हैं, और अपनी जो है जब अंतिम गोली बच जाती है, अंतिम गोली जो है खुद के सिर पर दागकर अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं कि मैं आजाद था हमेशा से, और मैं आजाद ही रहूंगा। तो स्वाभिमान के लिए मर जाते हैं, मातृभूमि के लिए जो ये है, ये अपने प्राण, अंतिम प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो अंतिम गोली खुद को लगा लेते हैं, और इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत फेमस हुआ ही था, मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। और कांग्रेस को इस चीज की खबर, क्योंकि इलाहाबाद का घटना है, इलाहाबाद में कौन रह रहे हैं? नेहरू परिवार, ठीक है। तो कमला देवी नेहरू जो है उनके ऊपर चंद्रशेखर आजाद पे पुत्रवत प्रेम था इनका। तो कमला देवी नेहरू जो है, इनको सबसे पहले ये बात पता चली कि जो आपका पुत्र है चंद्रशेखर आजाद, वो चला गया है। और जब कमला नेहरू को पता चला, तो कांग्रेस को खबर दी इन्होंने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि चंद्रशेखर आजाद चले गए हैं। और बाद में जब इनका जो तृतीया होता है, तीजा होता है ना, उसमें जो है अस्थि विसर्जन के टाइम में कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन दोनों कांग्रेस के बड़े नेता जो है इसमें शामिल होते हैं। और आप इसकी दो चीजें याद रखें ना, कि रामप्रसाद बिस्मिल जो थे बड़े क्रांतिकारी, वो इनको क्विक सिल्वर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? क्विक सिल्वर, ठीक है। तो जैसे चांदी होती है वो चमकती है, ठीक है, चमकती है एकदम से, जैसे चांदी चमकती है ना, वैसे ही इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से थी कि ये कहीं भी होंगे ना तो ये अपने आप चमक जाएंगे। तो ये क्विक सिल्वर है। तो ये बात कौन मानते थे? ये रामप्रसाद बिस्मिल इनको बोलते थे क्विक सिल्वर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। और नेहरू जी का मैंने बता ही दिया आपको कि कायदा तोड़ने वाला बालक नेहरू जी इनको कहते हैं। फिर अपन देखते हैं, इसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो मूल नाम था वो अपने बलराज था, और बलराज के साथ साथ इनको पंडित जी भी कहा करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर कहा करते थे, और नेहरू जी इनको कायदा तोड़ने वाला बालक मानते थे, ठीक है। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं इनके। फिर अपन देखते हैं इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में भाभरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, माताजी का नाम जगरानी देवी। बचपन जो है आदिवासी बच्चों में बीता, इस वजह से तेज निशानेबाज हो गए। इनका राजनीतिक कार्य में अगर अपन देखें तो असहयोग आंदोलन से शुरू हो जाता है, जहां पर बनारस में ये भाग लेते हैं। पुलिस वाले, नेहरू जी अपनी आत्मकथा में इनके बारे में लिखते हैं कि पुलिस वाले जब इनको पकड़ लेते हैं तो इनको जो है 15 बेतों की सजा दी जाती है, और उसमें जो है हर बेत पर जो है ये भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे थे, ठीक है। तो 15 बेतों को की सजा जो है इन्हीं को दी जाती है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। 1922 में जब चौराचौरी होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो इनको बहुत भारी ठेस पहुंचती है, और ठेस पहुंचने के बाद जो है ये क्रांतिकारी वाला मार्ग चुन लेते हैं, और उसमें जो है मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के साथ हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो जाते हैं, HDA में। और वहां पर जो है झांसी वाले क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ है ना, HDA, उसकी जो एक फेमस मैगजीन निकला करती थी, द रेवोल्यूशनरी। क्या नाम से? द रेवोल्यूशनरी नाम से 1925 में निकाला था इन्होंने। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो 1924 में गठित होता है। 1924 में जो है सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा ये स्थापित होता है। ये अमीर घरों से पैसे लेते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में उस पैसे को लगा देते थे, ये इनका मेन काम था। तो HRA जब बना तो वो घटना जो मैंने बताई आपको कि ये चंद्रशेखर आजाद उच्च आदर्शों के साथ, उच्च मूल्यों के साथ कार्य करते थे। जब महिला जो है इनसे गन ले लेती है तो वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस महिला से जो है गन वापस छीन ले। तो जब रामप्रसाद बिस्मिल ने
जब वो वाला हत्या, वो वाली चीज होती है, वो वाली घटना होती है, उसके बाद से इन्होंने डिसाइड कर लिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वालों ने कि आज से अपन जो है अपने देशवासियों सॉरी देशवासियों पर जो है लूट डकैत नहीं करेंगे और सिर्फ सरकारी प्रतिष्ठानों में अपन डकैती किया करेंगे। तो ये बात उस समय डिसाइड कर ली उन्होंने। और जब काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाते हैं। और जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है HSRA 1928 में, तो समाजवादी उद्देश्यों को भी इनमें शामिल कर दिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सब लोग जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। जो इसका मेन कमांडर इन चीफ है, जो सेना प्रमुख है, उसका पद दिया जाता है चंद्रशेखर आजाद को। और इन्होंने जो है यहाँ वहां पर एक प्रस्ताव रखा था कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और यह फैसला है जीत या मौत। ये जो है स्टेटमेंट इनका है चंद्रशेखर आजाद का। सांडर्स की हत्या कर दी जाती है 17 दिसंबर 1928 को। लाहौर षड्यंत्र के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया जाता है और स्कॉट की जगह सांडर्स मर जाता है। भगत सिंह और राजगुरु जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे, जबकि प्लानिंग किसकी थी? सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद की। जब प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, लेकिन ये फरार होने में सफल रह जाते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते हैं। आजाद जो है उनकी प्लानिंग बना, आजाद ने इनको मना कर दिया था कि आप मत करो ये कार्य, लेकिन ये बम फेंकने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों आगे आते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दिल्ली में। और जब वायसराय की गाड़ी में बम फेंकने की बात हुई, तो जो वायसराय इरविन हुआ करता था उस समय, तो प्लानिंग में कौन कौन शामिल थे? आजाद जी भी शामिल थे, लेकिन यशपाल जो है उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अपन देखते हैं भगवती चरण वर्मा बम परीक्षण के दौरान शहीद हो जाते हैं। हरिशंकर तलवार पंजाब गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, हालांकि ये भी असफल ही रहे थे। तो जिन घटनाओं से बड़े बड़े जो नेता थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाद में सिर्फ केवल सुखदेव बचते हैं और अपने चंद्रशेखर आजाद बचते हैं। तो अल्फ्रेड पार्क की घटना हो जाती है, आजाद पार्क जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, तो इलाहाबाद और प्रयागराज में पड़ता है ये पार्क। उसमें जो है साथी सुखदेव के साथ चर्चा कर रहे थे, पुलिस घेराव कर लेती है नोट वावर के नेतृत्व में, और 27 फरवरी 1931 को अंतिम गोली खुद पर दागते हुए अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और इनका जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस है, मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। कांग्रेस को जो है कार्यकर्ताओं को जो खबर देने वाला श्रेय था वो कमला नेहरू को दिया जाता है। और पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू इनके टीए पर जो अस्थि विसर्जन वाला जो प्रोग्राम था उसमें ये लोग सम्मिलित थे। और इनको क्विक सिल्वर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा है और कायदा तोड़ने वाला बालक नेहरू जी ने कहा है। ये थे अपने चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और बाकी अपना जो भगत सिंह और राजगुरु वाला जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में ले लेंगे। ठीक है, आप सबको हमारे लेक्चर्स किस तरीके के लग रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।